कमलेश और उर्मिला जी के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था अंशुल और छोटे बेटे का नाम प्रदीप। दोनों की शादी हो चुकी थी। अंशुल की पत्नी सीमा और प्रदीप की पत्नी काव्या थी। बड़े बेटे अंशुल की पत्नी सीमा सीधे सादी स्वभाव की, वहीं दूसरी तरफ प्रदीप की पत्नी बड़े ही चालू स्वभाव की। मम्मी जी, मैंने किचन का सारा काम कर दिया है, नाश्ता बन गया है। आपको जब भी खाना हो मुझे बता देना। ठीक है बहू, थोड़ी देर के बाद मैं तुम्हें बताती हूँ। तभी काव्या रसोई में पहुंचती है और वहां पर नाश्ता देखती है। अरे क्या बात है, जिठानी जी ने तो अच्छा खासा ब्रेकफास्ट बनाकर रखा हुआ है। जल्दी से अपना टिफिन पैक कर लेती हूँ, ऑफिस जाकर मजे से खाऊंगी। काव्या अपने टिफिन में खूब सारा ब्रेकफास्ट पैक कर लेती है, अपने लिए भी और अपनी ऑफिस की सहेली के लिए भी। अरे काव्या, चलो, तुम्हारा ऑफिस का टाइम हो गया है, मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगा। हाँ चलिए, मैं तैयार हूँ। थोड़ी देर के बाद, सीमा बहू, मेरे लिए नाश्ता ले आओ। अरे मैंने तो इतना सारा ब्रेकफास्ट बनाकर रखा था, कहाँ चला गया? अभी तक तो किसी ने खाया भी नहीं है। अरे क्या हुआ बहू, नाश्ता लाने में इतनी देर क्यों लग रही है? मम्मी जी, मैंने नाश्ता बनाया तो था, लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया। किचन में तो कुछ भी नहीं है। ये कैसी बात कर रही हो तुम? नाश्ता कहाँ चला जाएगा? मुझे तो लगता है तुम मुझे पागल बना रही हो। तुम्हारा काम करने का मन नहीं है ना? नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सच में ब्रेकफास्ट बनाया था। शाम को काव्या ऑफिस से लौट कर आती है और वो डिनर बनाती है। खाना खाते वक्त उर्मिला जी अपनी नाराजगी दिखाती है। काव्या बहू, तुमने तो खाना पूरा बनाया है ना, कम तो नहीं पड़ जाएगा? मम्मी जी क्या बात है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हाँ मम्मी, हमारे घर में तो नाश्ता खाना सब कुछ पूरा ही बनता है। आप आज ऐसे क्यों पूछ रही हैं? अरे बेटा, ये तो तू अपनी बीवी से ही पूछ। सुबह मेरे लिए नाश्ता ही नहीं बनाया। अरे भाभी, आपने ये क्या किया? मम्मी जी के लिए ब्रेकफास्ट क्यों नहीं बनाया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ब्रेकफास्ट बनाया था मैंने, लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया। अरे भाभी, घर में रखा हुआ नाश्ता कहाँ गायब हो जाएगा? आप भी कैसी बातें करती हैं? कोई बात नहीं मम्मी जी, मैंने खूब सारा खाना बनाया है, आप आराम से खाइए। हो सकता है भाभी का मन ना हो नाश्ता बनाने का, सीधे सीधे तो वो आपसे कह नहीं सकती, क्यों भाभी? सबकी बातें सुनकर सीमा चुपचाप रह जाती है। और फिर एक दिन, देखो बच्चों, अब हमारी उम्र हो चली है। हमारी जो भी जमा पूंजी है, मेरा मतलब है कि तुम्हारी माँ के गहने वगैरह, हम चाहते हैं कि वो अब हम तुम्हें दे दें। अब तुम लोग उनकी देखभाल करो और अपने पास रखो। लेकिन पापा, आप है ना सब संभाल कर रखने के लिए। अरे पापा जी ठीक ही तो कह रहे हैं, कल को भगवान न करे उनकी तबीयत ऊपर नीचे हो जाए, कुछ हो जाए। अब इस उम्र में किस चीज का क्या पता है ना? बहुत सही कह रही है। देखो बेटा, बाकी सारी चीजें तो मेरे पास 2 है, लेकिन ये जो बड़ा वाला हार है ना, ये बस एक ही है। कोई बात नहीं मम्मी जी, ये हार आप अपने पास रख लीजिए और बाकी की चीजें आप चाहे तो हम दोनों को दे सकती हैं। लेकिन मम्मी जी, आप इस उम्र में इसे कैसे संभालेंगी? अरे कहीं इधर उधर रखकर भूल गई तो? बहुत सही कह रही है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम इस हार को तुम दोनों में से किसे बांटे? हाँ पापा, ये बात तो सही है, लेकिन कोई बात नहीं, अंशुल भैया बड़े हैं, आप चाहे तो ये उनको दे दीजिए। हाँ वैसे आप ठीक ही कह रहे हैं मम्मी जी, ये हार आप सीमा भाभी को ही दे दो। अरे नहीं, इस पर तुम्हारा भी पूरा अधिकार है। पूरे परिवार में किसी को समझ में नहीं आता कि उस हार को दोनों बहुओं में किस तरह बांटा जाए। काव्या हार को पूरी तरह से अपने पास रखना चाहती थी, इसीलिए एक दिन मौका देखकर वो उर्मिला जी के पास पहुंच गई। मम्मी जी, मेरे मायके में ना शादी है, तो मुझे वो आपका बड़ा वाला हार चाहिए था। अरे हाँ, क्यों नहीं बहू, ले जाओ, तुम्हारे काम नहीं आएगा तो किसके आएगा, लेकिन थोड़ा संभाल कर रखना। हाँ बेटा। काव्या उस हार को लेकर अपने मायके चली जाती है और जब वो शादी से लौट कर आती है तो बुरी तरह से रोते और चिल्लाते हुए वापस आती है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं। क्या हुआ काव्या,
तुम इतना रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना काव्या? तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि कुछ हो गया है। काव्या क्या हुआ? मैंने तुम्हें पहले ही अकेले जाने से मना किया था। क्या बताऊं, रास्ते में किसी ने मेरा पर्स छीन लिया और उसमें से मम्मी जी का बड़ा वाला जो हार था ना। आप सब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? वो हार तो बहुत महंगा था। मम्मी जी मुझे माफ कर दो, चोर ने मेरी गर्दन पर चाकू रख दिया था। अगर मैं उसे वो हार नहीं देती तो वो मुझे मार देता। अरे कोई बात नहीं बहू, हार तो बहुत आ जाएंगे। भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो। हाँ ठीक कहते हैं आप। अगर हमारी बहू को कुछ हो जाता तो। तुम हार की चिंता मत करो काव्या, हम दूसरा हार बनवा लेंगे। तुम अपना ख्याल रखो। कुछ दिनों के बाद एक दिन अचानक काव्या की मम्मी काव्या के ससुराल आ जाती है। उस वक्त काव्या अपने ऑफिस में थी। कैसी हैं समधन जी? बहुत दिन हो गए, सोचा आपसे मिलकर आती हूँ। अरे बहुत अच्छा किया। और बताइए सब ठीक है ना? हाँ जी सब ठीक है। ये काव्या ना एक पैकेट मुझे दे गई थी जब शादी में आई थी। पहले तो मुझे पता ही नहीं था इसमें क्या है, लेकिन जब खोलकर देखा तो कुछ कीमती सामान था, इसलिए सोचा सही समय पर उसे वापस दे देती हूँ। अच्छा, जरा दिखाइए क्या है इसमें। उर्मिला जब उस पैकेट को खोलकर देखती है तो उसमें वही वाला हार निकलता है जिसके लिए काव्या ने कहा था कि वो चोरी हो गया है। जब काव्या ऑफिस से लौट कर आती है। काव्या, तुमने हम सबसे झूठ बोला। ये हार तुम्हारी मम्मी देकर गई है। काव्या, तुम्हें इस तरह झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? बहू, अगर तुम्हें ये हार चाहिए था तो सीधे सीधे कह देती। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा कि मैं अपनी चालाकी से हार खोने का नाटक करूंगी और फिर वो हमेशा के लिए मेरे पास ही रहेगा। और मुझे क्या पता था कि मेरी अपनी मम्मी ही मेरी चालाकी को सबके सामने इस तरह खोल कर रख देगी। माँ जी, मैंने दाल चावल बना दिए हैं, आप बस सब्जियां और रोटियां बना लीजिएगा। मैं चिंटू का होमवर्क करवाने जा रही हूँ। ठीक है बहू, जरा जल्दी करना, उमेश कॉलेज से आने ही वाला है। जी माँ जी। चिंटू इधर आ, चल मुझे ABCD लिख के दिखा, स्मॉल वाली। इतना कह के वो कमरे में चली गई। अब मेरे देवता भी नहीं जाने वाले, मैं तो आराम से टिकटॉक बनाऊंगी, बिंदास। तभी उमेश भी आ जाता है। माँ, खाना बना क्या? हाँ, बस रोटियां सेक रही हूँ। भाभी कहाँ है? चिंटू को पढ़ा रही है, मैं लगाती हूँ ना खाना, बस 5 मिनट रुक जा। ठीक है माँ, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। ये बातचीत घर का बड़ा बेटा दिवाकर सुन रहा था। वो अपने कमरे में गया। रत्ना, ये क्या है? क्या क्या है? तुम मोबाइल चला रही हो, पहले खाना बनाना चाहिए ना। खाना तो बना के आई हूँ, अब क्या पूरे दिन चूल्हे में ही घुसी रहूं? अगर बना कर आई हो तो माँ रोटियां क्यों बना रही हैं? अच्छा, अब समझी। सिखाए पूत दरबार में हाजिर। मतलब कि माँ जी ने आपको भड़काया है। रत्ना, माँ ने कुछ नहीं कहा, मैंने खुद देखा है। मालूम है। घर की बहू आराम से मोबाइल चलाए और बुजुर्ग माँ खाना बनाए, ये शोभा देता है क्या? अरे इतनी भी बुरी नहीं है, 4 रोटी ही तो सेकी है। मेरी दादी अभी तक पूरे घर का काम करती है। ओह, अब समझा। तो ये तुम्हारी खानदानी परंपरा है। सुनो जी, खानदान पर मत जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, बता देती हूँ। तुमसे बात करने से अच्छा दीवार पे सर मार लूं। हाँ मारो ना। तभी माँ की आवाज आती है। दिवाकर बेटा, तू भी खाना खा ले।
आया माँ। थोड़ी देर बाद सब खाना खा के उठते हैं। अरे, आपने बर्तन क्यों मांज लिए? मैं तो करने ही वाली थी। तो क्या हुआ बेटा, चलो अब तुम भी खाना खा लो। खाना खाकर रत्ना फिर कमरे में चली जाती है। इसी तरह दिन गुजरते रहते हैं और कुछ दिन बाद। माँ जी, क्या हुआ? आप उठी नहीं अब तक? रोज तो अब तक झाड़ू पोछा भी हो जाता था। तबीयत ठीक नहीं लग रही। सब समझती हूँ, काम न करने के बहाने हैं सब। कुछ कहा बहू? हाँ? नहीं माँ जी, आप आराम कीजिए। आज तो रत्ना को ही पूरा काम करना पड़ा। वो आराम कर रही थी कि दीनानाथ जी ने आवाज लगाई। अरे बहू, घर का ध्यान रखना। मैं तुम्हारी माँ जी को डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। जी बाबूजी। शाम को दीनानाथ जी अखबार पढ़ रहे थे। अब बहू, एक गिलास पानी तो देना। ये लीजिए। क्या कहा डॉक्टर ने? पीलिया बताया है। कहा है ज्यादा बढ़ गया है। 1 महीने तक कंप्लीट बेड रेस्ट करना होगा। मन ही मन रत्ना सोचती है, हाय, अब तो मैं मर ही जाऊंगी काम कर करके। बस उसी दिन से रत्ना ने दीवा करके कान भरना शुरू कर दिया। आज सुबह से सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिली। हे भगवान, मेरी कमर। हाँ, इस समय तुम फिरकी बनी हुई हो। अच्छा, तो पहले क्या मैं पड़ी पड़ी खाती थी? मेरा वो मतलब नहीं है रत्ना। मतलब मैं अच्छे से समझती हूँ जी। तुम्हें मेरी फिक्र ही कहाँ है? अरे भगवान, ऐसी बात नहीं है। अच्छा लाओ, मैं मालिश कर देता हूँ। अगर ऐसी बात नहीं है तो अलग क्यों नहीं हो जाते? माँ की तबीयत ठीक होने दो, फिर देखता हूँ। कुछ दिनों बाद रत्ना वही बात छेड़ती है। अब तो माँ जी की तबीयत ठीक है ना? बात कीजिए तो। उमेश की शादी के बाद देखते हैं। नहीं, अभी बात कीजिए। मेरे भी कुछ अरमान हैं। यहाँ तो सिर्फ काम वाली बाई बनाकर रखा है। ठीक है बाबा, आज ही करता हूँ बात। शाम को दिवाकर हिम्मत करके माँ बाबूजी के पास जाता है। माँ, बाबूजी। हाँ बेटा, बोलो। वो बोलो बेटा। माँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं रत्ना, मेरा मतलब इस समय काम कुछ ज्यादा है तो। समझ गई बेटा, तुम लोग अलग रहना चाहते हो। पर माँ, रहेंगे तो यहीं। तुम्हें अलग होना है तो हो जाओ। वैसे भी जो पोर्शन किराए पर देते हैं अभी खाली पड़ा है, तो तुम वहीं रहो। लेकिन तुम अब मेरे लिए सिर्फ एक पड़ोसी हो। मैंने सब सुन लिया है और मैं बहुत खुश हूँ। अब कम से कम अपनी जिंदगी तो जी सकूंगी। उसी दिन से वे बाबूजी के कहे अनुसार घर के दूसरे हिस्से में रहने लगते हैं। सुबह होते ही, सुनो, आप इस लिस्ट में लिखा सामान ले आइए, मैं चिंटू को ट्यूशन से ले आती हूँ। अब दिवाकर सुबह ड्यूटी पर चला जाता और चिंटू को स्कूल छोड़ने, लाने, खाना, बर्तन, झाड़ू, पोछा, सारे काम रत्ना को अकेले ही करने पड़ते हैं। छुट्टी का दिन था। चलो खाना खा लो सब लोग। मम्मी, आज फिर से दाल चावल, मुझे रोटी चाहिए। हाँ यार, रोज यही बना देती हो। हे राम, तुम लोगों को खाने की पड़ी है। यहाँ मर गई। पहले तो कितना कभी नहीं थकती थी मैं। हाँ, क्योंकि पहले चिंटू को लाना ले जाना बाबूजी की जिम्मेदारी थी। काम में भी माँ हाथ बटाती थी। खाली समय में चिंटू उमेश के साथ होता था, पर तुम्हें इस बात का एहसास ही नहीं था। तुम तो बस रहने ही दो, हर वक्त मुझे कोसते रहते हो। चलो अब मुझे महीने का हिसाब बनाने दो। दूध का 1500, अखबार का 500, डिश टीवी का 1000,
किराना 10,000, चिंटू की स्कूल फीस 3500, ट्यूशन फीस 1500, आरओ पानी की बोतल 1500, सब्जी 3000, बिजली बिल 2500। हे भगवान, 25,000! हाँ, जबकि बहुत से खर्च जोड़े नहीं तुमने, जैसे पेट्रोल, घूमना फिरना, मोबाइल रिचार्ज, कपड़े लत्ते, आए दिन चाट, कुल्फी, पकौड़ी, दवाई वगैरह। पहले इन सब की कोई चिंता नहीं रहती थी, क्योंकि बाबूजी भी कुछ पैसे मिला देते थे। कुछ दिन बाद अकेले सारा काम और जिम्मेदारी के चलते रत्ना बीमार हो गई। एक दिन कपड़े फैलाते समय, चिंटू आज स्कूल नहीं गया, छुट्टी है क्या? नहीं दादी, मम्मी की तबीयत खराब है। पापा भी बिना नाश्ता किए ही चले गए। अरे आजा बेटा, तू पहले खाना खा ले। चिंटू बड़े चाव से जाता है और दादी के हाथ का खाना खाता है। बहुत अच्छा खाना था दादी। अच्छा मुआ मेरा प्यारा बच्चा। ये ले, ये खिचड़ी अपनी माँ को दिया। दादी ये तो बहुत गर्म है। अच्छा ठीक है, तू रहने दे, मैं ही दे आती हूँ। रत्ना के घर जाकर वे देखती हैं कि पूरे घर में कपड़े, जूठे बर्तन, जूते, चप्पल फैले हुए हैं। अरे घर का क्या हाल बना रखा है बहू। अरे माँ जी, आप आइए ना, बैठिए। बैठी रहे, पहले ये खिचड़ी खा, तब तक मैं घर ठीक कर देती हूँ। 1 घंटे में ही घर चमकने लगा। ला बर्तन दे, शाम को सबके लिए खाना भेज दूंगी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने आपको गलत समझा। ये कहते हुए वो सासू माँ के पैर पकड़ लेती है। कोई बात नहीं बेटा, गलती इंसान से ही तो होती है, और तू तो मेरी बहू है। तब तक दिवाकर भी ड्यूटी से लौट आया, पर यहाँ का माहौल देखकर छुप कर देखने लगा। पत्नी को बहुत देर से गायब देख दीनानाथ जी भी उसे बुलाने आए हुए थे। माँ बाबूजी को घर पर न देखकर उमेश भी वहीं आ गया और अंदर का नजारा देख वहीं खड़े हो गए। सासू बहू का भरत मिलाप हो गया। हमें माफ कर दीजिए। बेटा, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। चलो, तुम्हारा घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और उसके बाद सब खुशी खुशी पहले की तरह एक साथ रहने लगते हैं। शिक्षा हमें हमेशा बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि मुसीबत में अपने ही काम आते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।